हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। तो आज जो है हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का 6th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ही हमने 5 पार्ट्स कर चुके हैं। उन 5 पार्ट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले जाके उन पार्ट्स को आप देखें तो जाके आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस पार्ट में हम लोग जो है प्रिपरेशन करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का, कुछ बेसिस का भी। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जो सोप हम लोग यूज करते हैं, है ना, जो बाथिंग पर्पज के लिए जब हम नहाते हैं तो जो सोप हम यूज करते हैं उस सोप का पीएच क्या होता है या फिर क्या होना चाहिए। सोप का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए जो सोप हम यूज करते हैं। आपको अगर इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करें। अगर आंसर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। इससे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, NaCl जिसको कि हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो कि हमारे फूड में एज एन इंग्रेडिएंट यूज होता है। सभी तरह के खाना में हम ये डालते हैं NaCl को, कॉमन सॉल्ट को। तो ये जो हमारा NaCl है ये तो फूड में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता ही है, साथ में बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो इजीली हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं सी वाटर से। पता है, सी वाटर को हम इवेपोरेट कर देते हैं और उससे जो आपका जो नीचे लेफ्ट ओवर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और उन्हीं से जो है NaCl जो कॉमन सॉल्ट है उसको अलग कर लिया जाता है। तो इजीली हम सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रिपरेशन है उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे क्यों इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन, इसमें हम लोग इसको NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन लेने वाले हैं, NaCl और वाटर का सॉल्यूशन। NaCl को पानी में डाला है, मिक्स कर दिया। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर हम बात करें तो ये कैसा सॉल्यूशन होता है, ये सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन 9th क्लास में पढ़ा है हमने। जैसे वाटर है, वाटर में हमने सॉल्ट डाला, डिजॉल्व किया, फिर डाला, डिजॉल्व किया। तो फिर एक टाइम आएगा जब सॉल्ट उसमें डिजॉल्व नहीं होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब और सॉल्ट उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितना सॉल्ट उसमें डिजॉल्व हो सकता था हमने उसको कर दिया। तो वही यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पास किया जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, है ना। जो हमारा ये इसको ही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है इसी का हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, इनका ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। ये जो रिएक्शन है आपका कुछ ऐसा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमको ऑब्टेन हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और क्लोरीन गैस भी रिलीज होगा। तो ये जो चीज है, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। हमने ये अपैरेटस लिया हुआ है, एक बेसिक इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाला अपैरेटस है। यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड है और 2 मेटल प्लेट्स के साथ हमने उस बैटरी को जोड़ दिया है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन हमने इसमें डाला, मान लीजिए ब्राइन सॉल्यूशन इसमें आ गया, तो ये ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। अब ब्राइन सॉल्यूशन आ गया, अब देखिए क्या होगा। आपका ये वाला टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो चीज कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। जो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसका, इस इलेक्ट्रोड, इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इस जो आपका इलेक्ट्रोड है जो कि
पॉजिटिव है उसको क्या बोलते हैं हम? एनोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, उसको हम कैथोड बोलते हैं। नेगेटिव यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये नेगेटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें आ रहे हैं। और ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए क्या ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम ब्राइन सॉल्यूशन में, जो कि NaCl और H2O का सॉल्यूशन है, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा जो NaCl है वो Na+Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। H+ जो है वो जो आपका वाटर है वो H+ और OH- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आयंस हैं, कैटायंस हम इनको कहेंगे, ये दोनों नेगेटिव आयंस हैं, इनको हम एनायंस बोलते हैं। कैट कनेक्शन, cations will be attracted towards cathode whereas anions will be attracted towards anode। एनोड की तरफ एनायंस अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ कैटायंस अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारा कैथोड हो गया, ये दोनों कैटायंस इसकी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, पर यहाँ पे जो होता है कि सोडियम और हाइड्रोजन आयंस में, ठीक है, दोनों में से कौन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ? तो क्या है ना कि सोडियम एक मेटल है ना, एल्कली मेटल है, बहुत ज़्यादा मेटलिक नेचर का है, बहुत ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये जो है ये जल्दी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने पे क्या होगा, कैथोड इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, इसके पास एविडेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कैथोड के पास, तो वो तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते हैं मेटल्स, पर हाइड्रोजन तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, इसलिए हाइड्रोजन बोलेगा चलो मैं खुश हूँ इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये हाइड्रोजन कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा? H+ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा कहाँ? इसकी तरफ, कैथोड की तरफ। जब H+ अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2 गैस में। यहाँ दो H+ आयंस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और किसमें? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लग जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों में, क्लोरीन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन में, तो फिर जो क्लोरीन है आपका, वो क्लोरीन जो है वो इजिली अट्रैक्ट हो जाएगा कहाँ? एनोड की तरफ, और क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो क्लोरीन आयन जो है, ठीक है, जो क्लोरीन आयन है हमारा, वो कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा? वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्लोरीन आयन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो क्लोरीन गैस रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर देगा। किसको प्रोवाइड कर देगा? एनोड को प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है पूरा, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेके वो बैटरी तक पहुंचा देगा, है ना। तो यही चीज हो रहा है। तो जो आपका क्लोरीन आयन है यहाँ पे, है ना, वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एनोड के पास आके। तो यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करें तो ये 2, ये भी 2 क्लोरीन आयंस क्लोरीन गैस फॉर्म कर रहे हैं, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रहा है, यहाँ से हमारा Cl2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, क्लोरीन गैस रिलीज हो गया। अब बचा क्या? अब देखिए ये दोनों चीजें बची हैं, Na+ और OH- बच गया। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, है ना। तो जो आपका Na+ है, it will combine with OH- and will form a compound NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए हमको हाइड्रोजन गैस भी मिल गया, क्लोरीन गैस भी मिल गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल गया। तो ये 3 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहाँ पे, जो आपका हाइड्रोजन है ये कहाँ पे रिलीज हुआ? एट कैथोड फॉर्म हुआ। ये कहाँ फॉर्म हुआ? एट एनोड फॉर्म हुआ, है ना। अब अगर हम बात करें इसका, तो ये इन द सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। तो अब देखिए जो आपका NaOH है वो इस चेंबर के थ्रू, इस पार्ट के थ्रू जो है ये NaOH वो रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, साथ में किसमें? ब्राइन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा ब्राइन सॉल्यूशन यही मतलब कि इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ब्राइन सॉल्यूशन जो है उसी के अंदर NaOH होगा और वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस रिएक्शन को कि NaCl कैसे वाटर के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे
प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में हमको 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन मिल गया, एक तो क्लोरीन मिल गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला। अब जो यहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए उनके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को देखिए इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। हम उसको व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है उसको इंडस्ट्रीज में, रॉकेट्स में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन है, इसकी मदद से हम अमोनिया फॉर्म कर सकते हैं जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने में हेल्प करता है। और जो है ये हेल्प करता है हाइड्रोजन, मार्गरीन जो है एक तरह का हमारा आर्टिफिशियल बटर कह सकते हैं आप उसको बनाने में भी यूज होता है किसका, हाइड्रोजन का। इसका क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है, तो अगर हमको इफेक्ट कर सकता है तो इसका मतलब जर्म्स को तो कर ही सकता है। तो जो वाटर ट्रीटमेंट होता है, चाहे आपका स्विमिंग पूल हो या फिर जो आपका ऐसे वाटर हो जो बहुत ज़्यादा गंदा है, जिनको हम अब डिस्पोज करने वाले हैं वाटर बॉडीज में, उनका ट्रीटमेंट में हम क्लोरीन को यूज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के ट्रीटमेंट में भी क्लोरीन को हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद पेस्टिसाइड्स के फॉर्मेशन में भी क्लोरीन जो है वो यूज होगा। क्लोरीन इज ए पॉइजनस गैस, इसलिए क्लोरीन को हम CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के फॉर्मेशन में या पॉलीविनाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका बात करें, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये दोनों तो बाई प्रोडक्ट्स हैं, हमको तो बनाना ये था, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करना था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन पेपर फैक्ट्रीज। जो पेपर फैक्ट्रीज होते हैं वहां पे यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोप्स एंड डिटर्जेंट को बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी यूजफुल। इसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये जो है हमने यहाँ पे प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया। आप नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको ऑब्टेन करने वाले हैं, उसके प्रिपरेशन का बात करने वाले हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl2। ये जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। इसका केमिकल नेम भी मैंने बोला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है, इसका ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो क्लोरीन गैस भी हमको सोडियम क्लोराइड जो ब्राइन सॉल्यूशन बना के हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, वहां पे ही क्लोरीन गैस मिला था। उस क्लोरीन गैस को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस में आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए जैसे आपका क्या होगा, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ले लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस को पास करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस को पास करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है यानी कि OH 2 टाइम्स है। तो देखिए क्या होने वाला है, ये जो आपका कैल्शियम है ये क्या करेगा, ये कैल्शियम एक ऑक्सीजन एटम और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ एक कंपाउंड बना लेगा। कैल्शियम एक ऑक्सीजन एटम और क्लोरीन मॉलिक्यूल तीनों मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अब देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो जब भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचता है तो वहां पे क्या होता है, वाटर फॉर्म होता है ना। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है हमारा, यही क्या है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसका प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास कीजिए, आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इस ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस का अगर हम बात करें तो ये जो है इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग के लिए यूज होगा ही। ब्लीच करने के लिए क्लोथ्स और फैब्रिक्स को हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां करते हैं, क्लोथ्स और फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए। और इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा क्यों, क्योंकि
जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है उसमें एक सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, विच कैन कंबाइन विथ एनी अदर कंपाउंड, आसानी से कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर सकता है, साथ में इसके पास क्लोरीन भी है जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकता है किसी कंपाउंड से। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है कोई तो वो ऑक्सीडाइज होता है, अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो भी हम उसको ऑक्सीडाइजेशन ही बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना है। इसके बाद इट इज ऑल्सो यूज फॉर किलिंग जर्म्स। ठीक है, जो वाटर में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी मारने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3। अगर हम इसके नाम का बात करें, केमिकल नाम, केमिकल नेम, तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये इसका केमिकल नेम हो जाएगा। ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का ही यूज करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग NaCl को वाटर में डिजोल्व कर लेंगे। चलिए, NaCl को वाटर में डिजोल्व कर लिए, ब्राइन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब ब्राइन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया तो बचा क्या? अब हम लोग इससे जो है अमोनिया गैस जो है उसको पास करेंगे। पहले अमोनिया गैस पास करेंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको पास करेंगे। अमोनिया गैस पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये जो अमोनिया है ये क्या करेगा? ये इस वाटर से, वाटर मतलब HOH है ना, इससे ये हाइड्रोजन ले लेगा और साथ में ये क्लोरीन एटम ले लेगा। ये अमोनिया क्या करने वाला है? वाटर का एक हाइड्रोजन ले लेगा और एक क्लोरीन एटम ले लेगा NaCl से। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? देखिए NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, बिल्कुल। और देखिए अब बच क्या गया हमारे पास? यहां सोडियम बचा, यहां OH बचा, यहां CO2 बचा। तो ये CO2 एक O ले लेगा तो कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, साथ में H और Na, यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही हमारा बेकिंग सोडा है। कितना सिंपल है, यही बेकिंग सोडा है। इसको हमने ऑब्टेन कर लिया, बेकिंग सोडा मिल गया हमको। अब बेकिंग सोडा मिल गया तो इसके यूजेस है ना, बस अब यूजेस पढ़ना है। यूजेस क्या है? इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड। ठीक है, बेकिंग सोडा जो यहां हमने फॉर्म किया, बेकिंग सोडा को एडिबल एसिड के साथ मिक्स कर दें तो जो हमको मिलेगा वो बेकिंग पाउडर होगा। उस बेकिंग पाउडर को, ठीक है, तो वो बेकिंग पाउडर क्यों हम लोग यूज करते हैं? किसी भी सब्सटेंस को फ्लफी बनाने के लिए, है ना। आपने देखा होगा बेकिंग पाउडर डालने पे वो जो सब्सटेंस है वो फूल जाता है, वो फ्लफी हो जाता है। ब्रेड्स में, केक्स में, डोसा में हम लोग बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो होता क्या है देखिए, कि जैसे मान लीजिए कोई एडिबल एसिड हमने वहां मिक्स किया हुआ है, जैसे मान लीजिए टैट्रिक एसिड मिक्स किया हुआ है, ठीक है, टैट्रिक एसिड जो है वो मिक्स किया हुआ है, तो आपका जो बेकिंग सोडा है यानी कि NaHCO3 जो है ये टैट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो टैट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में तो पता है, कार्बोनेट ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हमने पढ़ा हुआ है। तो दे आर बेसिक इन नेचर। अ बेस इज रिएक्टिंग विद एसिड, बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा? सॉल्ट फॉर्म होगा, है ना। सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत बार हमने पढ़ा है। और साथ में यहाँ पे कार्बोनेट है। कार्बोनेट के केस में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो होता है तो यही, जैसे मान लीजिए इस सब्सटेंस में
हमने क्या डाला था, बेकिंग पाउडर डाला था। ये हीट करने पे रिएक्ट करेगा, ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। नहीं तो पता लगा कि बेकिंग पाउडर है, वो रखा रखा ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और रिलीज हो गया। वो हीट होता है तभी रिएक्ट करता है। तो मान लीजिए हम हीट कर रहे हैं, देखिए क्या होगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इससे रिलीज होगा, है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अंदर भरेगा, जैसे ये सब्सटेंस है, तो ये फूलेगा, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भर रहा है अंदर में, तो ये फूलेगा जितनी देर तक ये संभाल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और जैसे ही एक्सेस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें होल करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। और यही रीजन है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ऑब्टेन हुआ है, ये उसको फ्लफी बना दे रहा है उस सब्सटेंस को। केक, ब्रेड, हमको जो फ्लफी मिलते हैं वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मिलता है। अब एक चीज और है यहाँ पे कि हम लोग डायरेक्ट बेकिंग सोडा को यूज क्यों नहीं करते। अगर हम बेकिंग सोडा का बात करें, NaHCO3 का बात करें, तो इसको अगर हम हीट कर दे डायरेक्ट, ठीक है, तो हमको मिल जाता है Na2CO3, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, है ना। तो ये जो यहाँ पे भी वाटर मिल रहा है, ये वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पे भी जो वाटर है वो भी वेपर के फॉर्म में। अगर हम हीट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, अगर हीट कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे भी मिल रहा है। तो हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर को क्यों यूज करते हैं। इसका रीजन होना चाहिए, है ना। क्यों हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, क्यों हम बेकिंग पाउडर बनाए। हम तो बेकिंग सोडा डाल देंगे, है ना, बेकिंग सोडा डाल देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, वो भी सब्सटेंस को फ्लफी बना देगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका बेस है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेस। बेस होने के कारण ये क्या दे देगा, उसको बीटर टेस्ट दे देगा, है ना, बीटर टेस्ट दे देगा सब्सटेंस को। अगर सब्सटेंस बीटर टेस्ट का होगा तो हम उसको खा ही नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए जो है इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। हम किसको यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर को यूज करने से क्या होता है कि जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो सॉल्टी होता है थोड़ा सा, तो वो इससे तो अच्छा टेस्ट होता है इसका, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा यूजेस ऑफ किसका, बेकिंग सोडा का फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा कैन बी यूज एज एंटासिड। एंटासिड के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। एंटासिड क्या होते हैं पता है, एंटासिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो हम उसको लेते हैं, अंदर लेते हैं हमारे बॉडी के, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हम इसको एज एन एंटासिड यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। इसके बाद ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो फायर के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे फायर जो है वो बुझ जाता है। तो उस सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोग किसको यूज करते हैं, बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। इसीलिए इसका नाम सोडा है और साथ में एक एसिड होता है, इसलिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हम उसको बोलते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पे दो और केमिकल का प्रिपरेशन करने वाले हैं। ये दोनों लास्ट केमिकल्स हैं जिनका प्रिपरेशन हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो वॉशिंग सोडा सबसे पहले। तो वॉशिंग सोडा का अगर हम केमिकल फॉर्मूला का बात करें, इट इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 होता है, साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अटैच होता है। ये किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का। ये हमने देखा है पिछली वीडियो में जब हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे थे। तो यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके जरूर देखें, तो ये आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो वॉशिंग सोडा जो है यहाँ पे आपको क्या है, Na2CO3 10H2O। इसको अगर हम क्या बोले, केमिकल नेम अगर इसका लिखें तो क्या है, तो ये तो सोडियम कार्बोनेट है, लिख दीजिए सोडियम कार्बोनेट। हाँ, तो यहाँ पे 10 है, 10 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डेका यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। वाटर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करें, बहुत ही इजी है वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करना। हमने अभी देखा किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट से ही वॉशिंग सोडा हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये रिएक्शन अभी हमने देखा, तो क्या मिल रहा है हमको, सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, साथ में वाटर मिल रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए।
तो ये बैलेंस हो गया। तो यही हमारा सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो यही सोडियम कार्बोनेट को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हम सोडियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट कर लिए, साथ में क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। तो वाटर जो है वो इसके साथ जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ क्या कर देगा, रिएक्ट कर जाएगा, अटैच हो जाएगा, है ना। ये जो डॉट हम दे रहे हैं इसका मतलब है फिजिकल अटैचमेंट। केमिकली दे आर नॉट अटैच्ड, ठीक है, ये केमिकली अटैचमेंट नहीं है, ये फिजिकली अटैच्ड हैं और इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और यही क्या है, हमारा वॉशिंग सोडा है। और यहाँ पे जो हमने सोडियम कार्बोनेट फॉर्म किया, इस सोडियम कार्बोनेट को हम दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन से फॉर्म कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, बेस ले लेंगे, साथ में क्या ले लेंगे, कार्बोनिक एसिड लेंगे। तो जब ये कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम क्या होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन बोलेगा कार्बोनेट को, मैं तुम्हारे साथ बोर हो गया हूं, मुझे नया पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो वो कार्बोनेट को छोड़ देगा और इस OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। सोडियम भी यही चीज करेगा, OH को छोड़ देगा, कार्बोनेट के साथ वो क्या करते हैं, कंपाउंड बना लेगा। तो Na2CO3 बन जाएगा, साथ में वाटर, है ना। ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। यही आपका सोडियम कार्बोनेट फिर आप यहाँ यूज कर सकते हैं टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो हमारा वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसके यूजेस का, वॉशिंग सोडा के यूजेस का, तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज। वॉशिंग सोडा को हम पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है, और ग्लास इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। इसके बाद एक बोरेक्स नाम का केमिकल है, उसको फॉर्म करने में भी वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है। एंड द थर्ड वन, जो थर्ड यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। अब परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस या हार्ड वाटर हम कह सकते हैं। हार्ड वाटर किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं जिस वाटर में, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। और उसमें जो है हमारा सोप और डिटर्जेंट वर्क नहीं करता है प्रॉपरली। तो उसमें जब हार्ड वाटर है, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, इसमें हमने मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, वॉशिंग सोडा डाला, तो क्या होगा, देखिए ये सोडियम जो है मैग्नीशियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, NaCl फॉर्म होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट क्योंकि सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वाटर में क्या होगा, रह जाएगा, है ना, वाटर में नीचे बैठ जाएगा एज अ प्रेसिपिटेंट, और ये तो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। तो आपका इस तरह से जो ये है परमानेंट हार्डनेस है वाटर का, जो हार्ड वाटर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। अब जो है सोप्स और डिटर्जेंट वहां प्रॉपरली वर्क करेंगे, हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं, और वाटर जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये तो हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। अब जो लास्ट केमिकल है हमारे पास वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को इन शॉर्ट हम POP भी बोलते हैं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला का बात करें तो वो है कैल्शियम सल्फेट, एंड इसके साथ क्या अटैच होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच होता है। तो अगर हम इसके नेम का बात करें, केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट तो है ही, तो कैल्शियम सल्फेट लिख दीजिए, हाफ यानी हैमी हाइड्रेट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, हाफ कैसे, वाटर के मॉलिक्यूल को काट के आधा आधा तो कर नहीं सकते, तो कैसे कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा H2O है। उसको समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा देखें तो क्या होता है ना, कि जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है, जैसे ये H2O है, इसके साथ 2 कैल्शियम सल्फेट अटैच होते हैं, है ना, इधर भी कैल्शियम सल्फेट, इधर भी कैल्शियम सल्फेट, बीच में वाटर। तो 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है, इसलिए जब हम एक मॉलिक्यूल को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे हाफ H2O लिख देते हैं। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें, दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, इस पूरे को, केमिकल को, जो सिंबल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे होल को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2CaSO4 H2O, तो ये हाफ जो है वो 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है
ये भी है और ये भी है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब जो है हम इसका फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन का बात कर रहे हैं, तो इट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ जिप्सम। जिप्सम की मदद से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम भी कैल्शियम सल्फेट ही होता है, जिसमें कि 2 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं वाटर के। एक कैल्शियम सल्फेट के साथ जब देखिए 2 मॉलिक्यूल है वाटर का, तो उसका अलग नेम है, वो जिप्सम है, और हाफ मॉलिक्यूल है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसी जिप्सम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाई H2O या बाई H2O इसको बोल सकते हैं। क्या इसका केमिकल नेम? कैल्शियम सल्फेट डाई H2O, कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट, सॉरी H2O नहीं, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट, ये हम इसका नेम बोल सकते हैं। इसको अगर हम हीट करेंगे, हीट भी करने में ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पे हीट कर देंगे, देयर इज क्या कहते हैं, ये टेम्परेचर रिएक्शन है, एक फिक्स टेम्परेचर है इसका। कितना? 373 केल्विन। कौन सा टेम्परेचर यूज करने वाले हैं हम लोग? 373 केल्विन पे जिप्सम को हीट करेंगे। अगर 373 केल्विन पे जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो है आपका किसमें बदल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा, और साथ में जो 1.5 H2 है वो अलग हो जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन है, ये जिप्सम हो गया, इससे क्या मिल गया हमको? पीओपी मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नेम क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो है इसको पेरिस में यूज किया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये तो हो गया हमारा जिप्सम का फॉर्मेशन। तो जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक केमिकल रिएक्शन करते हैं। आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हुए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला जाता है, फिर उसमें क्या डालते हैं हम लोग? वाटर डाल के उसको मिक्स करते हैं। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डाल के मिक्स करेंगे, ये वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इसमें आपने वाटर डाल दिया, उतना ही वाटर डाला तो फिर ये रिएक्ट कर जाएगा और ये फिर जिप्सम बना लेता है। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर मिक्स कर रहे हैं तो वहां जिप्सम फॉर्म हो रहा है। उसी जिप्सम को, जैसे मान लीजिए किसी का हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर उसी जिप्सम को हैंड पे लगाता है, जो कि सॉलिड हो जाता है थोड़ी देर में, और सॉलिड होने पे क्या होता है कि वो हमारे हैंड को, जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको मूव नहीं होने देता है, और वो कुछ देर के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद जो है वो फिर से सही हो जाता है। तो वही यूजेस अभी हम लोग यहाँ पढ़ने भी वाले थे। यूजेस जो है इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के, वो इस तरह देख सकते हैं। द फर्स्ट यूज इज प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन। जो भी मैंने बताया, बोन जब फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही मिला के वाटर में लगाता है, जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, सीलिंग डिजाइन्स के फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग। आपने डिजाइन्स बनवाए होंगे घरों में, तो वो जो डिजाइन्स है उनको बनाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और जो थर्ड यूज है हमारा स्टैचूज, है ना, स्टैचूज जो है उनको बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने ये चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट फिनिश कर लिया। ठीक है, ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। तो आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड फिनिश हो गए होंगे। हाँ, अब है क्वेश्चन जो हमने पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसका आंसर देने का टाइम आ गया है। क्वेश्चन पूछा था कि जो सोप हम यूज करते हैं अपने बॉडी पे, जब हम नहा रहे होते हैं तो जो सोप यूज करते हैं, वो जो सोप है उसका पीएच कितना होना चाहिए? तो जो उसका पीएच होना चाहिए वो बिटवीन 9 एंड 10 होना चाहिए। ठीक है, 9 और 10 के बीच में पीएच होना चाहिए किसका? जो सोप हम यूज करते हैं। तो आज ही यूनिवर्सल इंडिकेटर से अपना आप सोप सॉल्यूशन बनाइए और उसका पीएच जरूर टेस्ट करें कि कहीं उसका पीएच 10 से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि वो जो है हमारे बॉडी पे काफी हार्श होगा। ठीक है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर इन दोनों के बीच में सोप का पीएच नहीं है तो यहाँ पे जो है ये वीडियो फिनिश होती है। और एक बात और, अगर आपको पढ़ाई करते समय कुछ डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप स्नैपसॉल्व ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप से हम लोग जो है फोटो लेते हैं डाउट का और आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है उस डाउट का इंस्टेंटेनियस। तो प्लीज जाके स्नैपसॉल्व को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्नैपसॉल्व के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।